नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 इकोनॉमिक्स के मोस्ट VVI वायरल सब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका जो आगे आने वाले सब्जेक्ट है उसका भी कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र किस विषय का अध्ययन करता है, यानी कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए इसी क्वेश्चन को आपका 2 से 3 तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए पहला तो आपका इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि समष्टि अर्थशास्त्र किस विषय का अध्ययन करता है। दूसरा आपका इस तरह से पूछा जा सकता है कि समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दें। तो आपका पूछा जा सकता है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। देखिए तीनों क्वेश्चन आपका एक ही है और तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपका सेम होगा, यानी कि एक ही होगा। बस जो क्वेश्चन पूछने का ढंग है ये सिर्फ आपका थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये क्या होगा, आपका सेम टू सेम होगा, यानी कि एक ही होगा। ठीक है, तो देखिए चलिए समझते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों ने पढ़ाई होगा कि जो आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को आपका 2 भागों में बांटा गया है। एक हो गया आपका समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एक हो गया आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए जो समष्टि अर्थशास्त्र है ना, इसके अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था के बड़े क्षेत्र हैं, जैसे राष्ट्रीय आय, पूरे देश की बेरोजगारी का स्तर, ठीक है, सामान्य कीमत, कुल मांग, कुल पूर्ति, इसका जो अध्ययन किया जाता है ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना, इसके अंतर्गत आपका अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे आपका किसी एक व्यक्ति का आय यानी कि व्यक्तिगत आय, एक बाजार का मांग, ठीक है, इस प्रकार से जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं इसका अध्ययन आपका व्यष्टि के अंतर्गत किया जाता है, और जो आपका बड़े क्षेत्र होते हैं उसका अध्ययन आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो वही आप लोग लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से कि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थशास्त्र के बड़े क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, ठीक है, सामान्य कीमत स्तर हो गया, कुल उपभोग हो गया, कुल पूर्ति हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। तो वही लिखा गया थोड़ा डिफरेंट वे में कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक अध्ययन का क्या है, महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक है, इसके अंतर्गत ऐसे विशाल समूहों का अध्ययन किया जाता है। विशाल मतलब बड़े क्षेत्रों का, बड़े समूहों का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था में कुल आय हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, ठीक है, जैसे आपका कुल रोजगार, कुल आय, कुल उत्पादन, कुल विनियोग, कुल बचत, कुल उपभोग, कुल पूर्ति, कुल मांग, सामान्य कीमत स्तर इत्यादि समष्टि अर्थशास्त्र का विषय। मतलब कुल लगा करके जितने भी क्षेत्र हो गए ये सारा आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। कुल का मतलब क्या हुआ, पूरा बड़ा, यानी कि कह सकते हैं विशाल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दें। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका आंसर इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग व्यक्तिगत इकाइयों यानी कि छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। फिर जैसे देकर के एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उपभोग, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये लिखा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपका अर्थव्यवस्था की एक इकाई के रूप में छोटे छोटे क्षेत्रों, छोटे छोटे पहलुओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे आपका एक उपभोग हो गया, एक उत्पादक, एक फर्म, एक उद्योग, एक बाजार, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का आंशिक संतुलन से अधिक प्रभावित है, जो कि आर्थिक क्रिया से संबंधित कारकों को प्रभावित करता है। यानी कि जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना भाई साहब, ये क्या है, आंशिक संतुलन को अधिक प्रभावित करता है और ये आर्थिक क्रियाओं से संबंधित कारकों को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। आर्थिक क्रिया का मतलब आर्थिक क्रिया से संबंधित कारक कौन कौन है, जैसे विनियोग हो गया, आय हो गया, उपभोग हो गया, ठीक है, ये सब। उसके बाद है इसके अंतर्गत अनुकूलतम साधन आवंटन और आर्थिक क्रियाओं जैसे मांग पूर्ति का अध्ययन, मूल्य निर्धारण से संबंधित समस्याओं का, नीतियों का अध्ययन
किया जाता है। देखिए ये 3 नंबर में आए तो इतना बड़ा लिखिएगा, अगर 2 नंबर में आए तो यहां पर आदि में आप लोग ये परिभाषा लिख करके एग्जांपल दे करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे 3 नंबर में भी आए तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 नंबर में आए तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि यहां से आप लोग कहां से कहां तक लिख सकते हैं, तो यहां से आपका यहां तक। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्या महत्व है। तो देखिए इसके अध्ययन का महत्व इस प्रकार से देखा जा सकता है। पहला क्या पॉइंट देकर के लिख सकते हैं कि व्यक्तिगत इकाइयां मिलकर ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था बनाती है, अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक विश्लेषण के लिए व्यक्तिगत इकाइयों का ज्ञान आवश्यक है। देखिए क्या होता है, हम लोग नहीं कहते कि 1 टका जोड़ करके ही 100 टका बने हैं, तो उस प्रकार से जो व्यक्तिगत इकाइयों को जोड़ करके क्या बनता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर हम लोग व्यक्तिगत इकाइयों का हमारे पास ज्ञान नहीं होगा तो क्या हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वही जो व्यक्तिगत इकाई है इसका हम लोग व्यष्टि के अध्ययन, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, फिर इसी को मिलाकर के हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी कि समष्टि के अंतर्गत चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका महत्व हो गया। उसके बाद दूसरा आप लोग लिख सकते हैं कि आर्थिक विश्लेषण में कीमत निर्धारण वितरण की समस्या महत्वपूर्ण होती है। इन समस्याओं का निदान व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण से ही किया जाता है। देखिए आर्थिक विश्लेषण में क्या होता है, जो कीमत का निर्धारण होता है और जो वितरण की समस्या है ये महत्वपूर्ण समस्या है। ठीक है, और इनका जो निदान होता है ना, ये आपका व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण से ही किया जाता है, जिसमें मांग और पूर्ति के दोनों बलों के आधार पर कीमत का निर्धारण किया जाता है, जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। क्लियर है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत एवं विशिष्ट इकाइयों का विश्लेषण ही सरकार को आर्थिक नीतियां बनाने में आधार प्रदान करता है। यानी कि सरकार के द्वारा जितनी भी नीतियां बनाई जाती है ना, तो कोई भी विश्लेषण के आधार पर ही नीति बनती है। तो विश्लेषण जो होती है ना, ये आपका व्यक्तिगत और जो विशिष्ट इकाइयां होती है उसी के आधार पर आपका क्या जाता है, वो आर्थिक नीतियों का आधार प्रदान करता है, यानी कि नीतियां का निर्माण होता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अधिमान वक्र परिभाषित करें। अधिमान वक्र किसे कहते हैं उसको यहाँ पे आपको लिखना है, यानी कि डिफाइन इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व की परिभाषा देना है, इसे डिफाइन करना है। तो देखिए अधिमान वक्र अथवा उदासीन वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से संबंधित उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करता है। जो आपका अधिमान वक्र है बच्चों, ये क्या करता है, अधिमान वक्र को आपका याद रखेगा उदासीनता वक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका उदासीनता वक्र अथवा अधिमान वक्र है, ये क्या करता है, ये दो वस्तुओं के जो विभिन्न संयोगों है उसको क्या करता है, यहाँ पे प्रकट करता है और उपभोक्ता के व्यवहार के क्या करता है, व्याख्या करता है। उपभोक्ता के व्यवहार उसके उदासीनता अनुसूची द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाले दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग उदासीनता उस अनुसूची अथवा तटस्थ समूह बनाते हैं। इसी उदासीनता अनुसूची को ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करके अधिमान वक्र प्राप्त किया जाता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको मैंने क्वेश्चन भी करवाया है कि इनमें से कौन सा आपका अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। ठीक है, वहां पे मैंने आपको बताया था, जिस साधनों का आवंटन हो गया, साधनों का कुशलतम प्रयोग हो गया, आर्थिक विकास हो गया, ये सब क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे लिखना है। देखिए अर्थव्यवस्था का मतलब उस आर्थिक प्रणाली से है जिसके द्वारा समाज के समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिससे समाज के जितने भी आर्थिक क्रिया है, ठीक है, जिसका संचालन होता है, उसी का मतलब क्या हुआ, अर्थव्यवस्था। प्रत्येक देश किसी ना किसी आर्थिक प्रणाली पर आधारित होती है। आर्थिक प्रणाली के मुख्य रूप है पूंजीवादी, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आर्थिक प्रणाली की विभिन्नता के अनुसार अर्थव्यवस्था का संचालन अलग अलग होता है, किंतु साधनों के सीमित एवं उनके वैकल्पिक प्रयोग तथा आवश्यकताओं की अंततः के कारण साधनों के एवं साध्यों के बीच तालमेल बैठाने की समस्या प्रत्येक आर्थिक प्रणाली में रहती है। देखिए हमारे पास साधन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन साधनों को किस तरह से कुशलतम उपयोग किया जाए, उसका किस प्रकार से बंटवारा किया जाए, ठीक है, तो उसका भी जो तालमेल की जो बैठाने की जो समस्या होती है, ये आपका प्रत्येक अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसे अर्थव्यवस्था की क्या कहते हैं, केंद्रीय समस्या कहा जाता है। ठीक है,
यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे होता है। देखिए अर्थव्यवस्था आपका 3 प्रकार का होता है। एक हो गया आपका समाजवादी, एक हो गया आपका पूंजीवादी और एक हो गया आपका मिश्रितवादी। ठीक है, तो तीनों में किस प्रकार से इसके अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का समाधान होता है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का पर समाज का नियंत्रण होता है तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन समाज के हित के लिए किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर आर्थिक नियोजन या योजना अंतर द्वारा किया जाता है। देखिए जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें जो आपका संसाधन है उस पर किसका स्वामित्व होता है, तो बोलिएगा सर सरकार यानी कि समाज का स्वामित्व होता है। और यहाँ पे जो आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है ये समाज के हित के लिए यानी कि समाज के बेहतर के लिए यहाँ पे आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या है इसका समाधान आपका सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर यानी कि आर्थिक नियोजन या योजना अंतर द्वारा किया जाता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होता है, यानी कि हाउ डज सॉल्यूशन सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब जिसमें आपका जो आपका संसाधनों का स्वामित्व है ये आपका निजी हाथों में भी होता है और आपका सरकार के हाथों में भी होता है। ठीक, तो इसमें कैसे होता है देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की सह अस्तित्व होता है, अभी बताएं, और वह दोनों ही क्षेत्र किसी सामान्य आर्थिक एवं योजना के अधीन कार्य करता है। और दोनों क्षेत्र जो होता है आपका निजी क्षेत्र और आपका सरकार का क्षेत्र, एक यानी कि कह सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, ये आपका किसी न किसी आर्थिक योजना के अधीन कार्य करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत अंतर और नियोजन तंत्र दोनों मिलकर के केंद्रीय समस्याओं का समाधान करते हैं। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें जो आपका केंद्रीय समस्याओं का समाधान होता है ये कीमत तंत्र और नियोजन तंत्र दोनों से मिलकर के होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होता है। तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण निजी नियंत्रण होता है, यानी कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में क्या होता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, यानी कि निजी नियंत्रण होता है तथा अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उपभोग के क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्याओं का समाधान कीमत अंतर द्वारा किया जाता है, यानी कि इसमें जो आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है ना, यानी कि केंद्रीय समस्याओं का समाधान होता है ये आपका कीमत अंतर के द्वारा होता है, जिसमें मांग और पूर्ति दोनों स्वतंत्र बल क्रियाशील होकर के कीमत निर्धारण करते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक समस्या क्या है, यानी कि व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो देखिए आवश्यकताएं असीमित है और साधन सीमित है। देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे समाज में साधन है ये क्या है आपका सीमित मात्रा में है और जो आवश्यकता है लोगों की ये आपका क्या है आपका असीमित मात्रा में है, यानी कि अनंत आवश्यकताएं हैं। सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण इन साधनों की एवं असीमित आवश्यकताओं के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रयास से चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, यानी कि जो सीमित साधन है और उसके जो वैकल्पिक प्रयोग है उसके बीच क्या होता है आपका जो संतुलन बनाने की प्रयास किया जाता है और इसी प्रयास से चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है कि क्या चीज का हम उपयोग करें, किसे छोड़ें, क्या चीज का उपयोग हम लोग करें। ठीक है, तो इस प्रकार आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है। आर्थिक समस्या की परिभाषा एरिक रोल ने इस प्रकार दिया है। एक विद्वान है एरिक रोल, उन्होंने आर्थिक समस्या की परिभाषा क्या दिया है कि आर्थिक समस्या मूलतः चयन की आवश्यकता से उत्पन्न होने वाली समस्या है। वह चयन है जिसमें वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों का प्रयोग किया जाता है। यह साधनों की मितव्ययी उपयोग की समस्या है, यानी कि यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि वह चयन है जिसमें क्या किया जाता है वैकल्पिक प्रयोग वाले जितने भी सीमित साधन है उसके प्रयोग किया जाता है और यह जो साधन होते हैं क्या होते हैं मितव्ययी उपयोग की समस्या होते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मौद्रिक लागत क्या है। देखिए एक होता है आपका मौद्रिक लागत यानी कि मनी कॉस्ट और एक होता है आपका वास्तविक लागत यानी कि रियल कॉस्ट। ये दोनों आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक तो दोनों लगभग आपका प्रत्येक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना ये सारा क्वेश्चन आपका PYQ क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जैक बोर्ड में लगभग आपका 90% क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जो जैक बोर्ड में अभी तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2012 से लेकर के 2000
2024 तक, ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है इस सारा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। 200 प्लस VVIE MCQ बोल करके एक वीडियो है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि लगभग वहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैं क्या बोलूंगा, आप उस वीडियो को देखिएगा ना तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि 2012 का क्वेश्चन 2013 में रिपीट हुआ है, 2017 में रिपीट हुआ है, ठीक है, 2017 का क्वेश्चन 2023 में रिपीट हुआ है, एक 2018 का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मतलब इसी प्रकार से मान के चलिए 2024 का क्वेश्चन बन रहा है ना, तो एक 2012 से उठा लिया, 2013 से उठा लिया, 2016 से एक उठा लिया, 15 से उठा लिया एक, इसी प्रकार से लगभग 80 to 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही उठा करके दिया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये सब क्वेश्चन जो है ना काफी ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, समझते हैं पहले मौद्रिक लागत को। देखिए मौद्रिक लागत किसे कहते हैं, तो देखिए कोई भी फर्म के द्वारा कुछ भी उत्पादन किया जाता है तो उस उत्पादन के जितना भी पैसा खर्च होता है उसको अगर मुद्रा में व्यक्त कर दिया जाए तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मुद्रा लागत कहा जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को, यानी कि कुल मुद्रा खर्च को क्या कहते हैं, मुद्रा लागत कहते हैं, ठीक है। अर्थात उत्पत्ति के समस्त साधनों के मूल्य को यदि मुद्रा में व्यक्त कर दिया जाए तो उत्पादक इन उत्पत्ति के साधनों की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए जितना कुल व्यय करता है वह क्या है, आपका मौद्रिक लागत कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि उत्पत्ति के जितने भी साधन है, उत्पत्ति के साधन क्या क्या है, जैसे भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, ये सब क्या है, उत्पत्ति के साधन है, ठीक है। तो उत्पत्ति के साधनों की को मूल्य को, उसका जितना भी दाम हुआ उसको मुद्रा में व्यक्त कर दिया जाए और कर दिया जाए, साथ ही साथ आपका उत्पादक इन उत्पत्ति की जो साधनों की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए जितना भी आपका कुल व्यय करता है, जितना भी कुल खर्च करता है उसी को क्या कहते हैं, मौद्रिक लागत कहा जाता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या है आपका वास्तविक लागत, यानी कि रियल कॉस्ट। देखिए रियल कॉस्ट को समझिएगा। देखिए किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रयत्न करने पड़ते हैं अथवा साथ ही वस्तु के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली पूंजी को संचित करने में संयम अथवा प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ये सब प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष त्याग मिलकर के वस्तुओं की वास्तविक लागत कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए कोई भी वस्तु का हम लोग उत्पादन करते हैं उसमें श्रमिक चाहिए, लेबर चाहिए ना जी, तो लेबर के द्वारा, ठीक है, जो भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रयत्न किए जाते हैं, योगदान दिया जाता है, साथ ही साथ उस वस्तु के उत्पादन में की जाने वाली पूंजी का प्रयोग जिसमें आपका संयम प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उसी को क्या कहते हैं, आपका वास्तविक लागत कहते हैं। यानी कि हम यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसकी जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम इसके लिए प्रयत्न जो कर रहे हैं, ठीक है, अपने अंदर की जो सेवा दे रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, उसी को वास्तविक लागत कहते हैं। और जो मुद्रा खर्च कर रहे हैं उसी को मुद्रा लागत का, यानी कि मौद्रिक लागत कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होगा समझ गए, तो इस प्रकार से आप लोग इसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अवसर लागत क्या है, यानी कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखिए ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री ने वास्तविक लागत के विचार में संशोधन किया है और इन्होंने वास्तविक लागत के स्थान पर अवसर लागत का प्रयोग किया है, ठीक है। अर्थशास्त्र की मौलिक सिद्धांत की आर्थिक साधन आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, यानी कि अर्थशास्त्र में जो मौलिक सिद्धांत है उसकी तुलना में जो आर्थिक साधन की आवश्यकता है ये क्या है, आपका सीमित है। अतः किसी वस्तु के उत्पादन का अर्थ है दूसरी वस्तु या वस्तुओं के उत्पादन से वंचित होना, यानी कि किसी वस्तु का हम लोग उत्पादन कर रहे हैं तो हम एक बार में एक ही वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं ना जी, तो क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा कर रहे थे पहले उत्पादन, पहले दूसरे वस्तु का उत्पादन कर रहे थे उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, आपको सेवा दे रहे हैं, तो हम आपके लिए शिक्षा उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। तो मान के चलिए हम क्या कर रहे हैं, एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहां पे हमको 100 रुपया प्रत्येक दिन दिया जा रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति हमें 200 रुपया देने लगा दूसरा स्कूल में, यानी कि सेकंड स्कूल में पढ़ाने का, तो ये 100 रुपया का त्याग करना पड़ेगा ना जी। इसी को क्या कहेंगे, 100 रुपया त्याग करके जो 200 रुपया हम लोग कमा रहे हैं इसी को क्या कहेंगे, आपका अवसर लागत कहेंगे, ठीक है। तो इसी वही इसका मतलब हुआ कि अथा किसी वस्तु के उत्पादन का अर्थ है दूसरी वस्तु या वस्तु के उत्पादन से वंचित होना। किसी वस्तु का उत्पादन का मतलब यह हुआ कि दूसरी वस्तु या दूसरी वस्तु के उत्पादन से क्या होना, वंचित होना। इस प्रकार से साधन की अवसर लागत का अभिप्राय उस साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग से मिलने वाले मूल्य से है। क्लियर है बच्चों, समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए
आगे देखिए, अब यहाँ से आपका 2 नंबरिया क्वेश्चन शुरू होता है जो कि आपका निम्नलिखित को परिभाषित करना है। ठीक है, पहला है कि अस्पष्ट लागत किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसे सभी वे जिनका भुगतान उत्पादक द्वारा उत्पादन क्रिया के दौरान दूसरों को करना होता है अस्पष्ट लागत कहलाता है। यानी कि ऐसे खर्च को अस्पष्ट लागत कहते हैं, आपका अस्पष्ट लागत कहते हैं जिनका भुगतान उत्पादक के द्वारा उत्पादन क्रिया के दौरान दूसरे को करना होता है। यानी कि दूसरे लोगों को हम मान के चलिए कुछ चीज का उत्पादन करें तो हम भी इसमें खटे और दूसरे लोग भी खटे। ठीक है, तो दूसरे लोगों को जो पैसा दे रहे हैं ना उसी को क्या कहते हैं, आपका अस्पष्ट लागत कहते हैं। तीसरा है आपका, दूसरा आपका फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि स्थिर लागत। तो नाम से ही पता चल रहा है जो आपका वेरिएबल ना हो, जो बदलता ना हो, उसे क्या कहेंगे, स्थिर लागत कहेंगे। देखिए वही लिखा हुआ है कि स्थिर लागत उस खर्च का योग कहते हैं जो उत्पादक के उत्पादन कि स्थिर साधनों एवं सेवाओं को खरीदने या भाड़े लेने के लिए खर्च किया जाता है। यानी कि जिसका आपका कह सकते हैं कि एक तरह से जो आपका तुरंत नहीं बदलता है, एक लॉन्ग टर्म में जाकर के बदलता है और इसके उत्पादन से इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान के चलिए एगो हम लोग घर भाड़ा पर लिए, ठीक है, कोई भी कुछ भी उत्पादन करने के लिए हम लोग एगो घर भाड़ा पर लिए, तो क्या हम लोग क्या करेंगे, इसको तुरंत क्या होगा, हम एक दिन 100 यूनिट का उत्पादन किए, ठीक है, 100 यूनिट का कुछ भी उत्पादन किए, एक दिन 200 किए, एक दिन 300 किए, एक दिन 150 किए, तो ये जो उत्पादन बदल रहा है तो क्या एक घर का भाड़ा भी बदलेगा क्या, नहीं ना बदलेगा भैया। तो इस प्रकार के लागत को क्या कहेंगे, स्थिर लागत कहेंगे। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला है परिवर्तनशील लागत। तो परिवर्तन मतलब जो वह लागत जो बदलते रहता है, तो वही लिखना है कि परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादक का उत्पादन के घटते बढ़ते साधनों के प्रयोगों के लिए खर्च करनी पड़ती है। जैसे कच्चे माल पर खर्च हो गया, ठीक है, बिजली पर खर्च हो गया, क्योंकि इस सब जो कच्चे माल को पर जो हम लोग खर्च करेंगे, जितना उत्पादन करेंगे उतना ना खर्च करेंगे जी, तो उत्पादन बढ़ते घटते रहता है। ठीक है, तो जो मतलब एक तरह से उत्पादक का उत्पादन के घटते बढ़ते साधनों पर जो प्रयोग पर जो खर्च की जाती है उसी को क्या कहते हैं, परिवर्तनशील लागत कहते हैं। आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि कुल लागत बराबर क्या होता है, कुल लागत बराबर आपका होता है स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत। ठीक है, इसे आप लोग फॉर्मूला याद रख लीजिए। वही है कि कुल लागत किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के निश्चित मात्रा में उत्पादन करने के लिए उत्पादक जितने भी कुल व्यय करने पड़ते हैं, इनके जोड़ को क्या कहते हैं, कुल लागत कहा जाता है। या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के जोड़ को क्या कहते हैं, आपका कुल लागत कहते हैं। आगे देखिए अगला है कि औसत लागत। तो किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। यानी कि जो प्रति इकाई मतलब क्या हुआ, कुल को हम लोग उत्पादन की मात्रा से भागे दे देंगे तो उसी को निकलता है, उसी को क्या कहते हैं, तो प्रति इकाई लागत कहते हैं। ठीक है, तो प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं, औसत लागत कहा जाता है। औसत लागत कुल लागत एवं कुल उत्पादन मात्रा के भागफल होता है। जैसे कि यहाँ पे औसत लागत बराबर फॉर्मूला लिख देना है कि कुल लागत यानी कि TC बटा उत्पादन की मात्रा Q। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद है आपका औसत स्थिर लागत यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो देखिए यदि उत्पादन की कुल मात्रा कुल स्थिर लागत को हम उत्पादन की कुल मात्रा से भाग दे देते हैं तो जो हमें औसत स्थिर लागत प्राप्त होता है उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे औसत स्थिर लागत। यानी कि जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, औसत स्थिर लागत कहेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे AFC यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि कह सकते हैं कि औसत स्थिर लागत बराबर क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि कुल स्थिर लागत बटा क्वांटिटी यानी कि Q। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि औसत लागत एवं सीमांत लागत में क्या संबंध है। तो देखिए औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध क्या होता है। सो देखिए औसत लागत और सीमांत लागत के बीच संबंध दर्शाने वाले मुख्य बिंदु है। पहला क्या है कि दोनों की गणना उत्पादन की कुल लागत द्वारा की जाती है। यानी कि जो दोनों की गणना की जाती है ये उत्पादन की कुल लागत के द्वारा किया जाता है। जैसे यहाँ पे कुल लागत है और यहाँ भी कुल लागत में परिवर्तन है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्या ए संबंध हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा औसत लागत बराबर फॉर्मूला कुल लागत बटा कुल उत्पादन और सीमांत लागत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये कुल लागत में परिवर्तन बटा कुल मात्रा में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, अर्थात दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि जो आपका MC होता है यानी कि कह सकते हैं सीमांत लागत होता है, ये हमेशा आपका छोटा होता है। किससे छोटा होता है जी, तो औसत लागत से छोटा होता है। MC बराबर AC भी हो सकता है और MC जो है आपका ये आपका AC से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। क्लियर है। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित को परिभाषित करें यानी कि कुल आय को परिभाषित करें। तो कोई भी फर्म के द्वारा जितना भी आय प्राप्त किया जाता है उसके जोड़ को क्या कहेंगे, कुल आय कहेंगे। वही लिखा गया है कि किसी फर्म के द्वारा कुल आय वस्तु की एक कीमत एवं कुल बिक्री की गई इकाइयों का गुणनफल होता है। यानी कि कह सकते हैं कि हम मान के चलिए क्या कहें, कुल आय को कैसे निकालेंगे, तो कुल आय को निकालने का एक तरह से फॉर्मूला हो गया आपका। एक तरह से मान के चलिए हम एक वस्तु को 10 रुपया में बेच रहे हैं और टोटल कितना वस्तु बेचे, 10 बेचे। ठीक है, तो
तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वस्तु की कीमत है और जो कुल बिक्री की गई इकाई है, यानी कि जितना हम लोग बेचे उसके गुणनफल को क्या कहते हैं, कुल आय कहते हैं। अगला है आपका सीमांत आय, ठीक है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू। तो देखिए उत्पादक या फर्म को वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो अतिरिक्त आय प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, सीमांत आय कहते हैं। मान के चलिए यहाँ पे हम लोग पहले 10 यूनिट कुछ भी बेचे, अब हम लोग 11 यूनिट बेचे, तो 10 यूनिट बेचने से हमें 100 रुपया प्राप्त होता था, 11वां यूनिट बेचने से हमें 108 रुपया मिला। तो एक यूनिट बढ़ने से क्या हुआ, आपका 8 रुपया हमें फायदा हुआ, यानी कि 8 रुपये हमें इनकम की प्राप्ति हुई। तो एक अतिरिक्त इकाई, यानी कि यहाँ से 10 से 11 एक अतिरिक्त बेचने से हमें जो इकाई हमें मतलब जो आय प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं, सीमांत आय कहा जाता है। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि इस प्रकार सीमांत आय का मतलब किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन से कुल आय में होने वाले परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका औसत लागत, यहाँ पे हटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, परिवर्तन इन टोटल रेवेन्यू बटा ये परिवर्तन इन क्वांटिटी, यानी कि कुल आय में परिवर्तन बता वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। ठीक, उसी प्रकार से आपका औसत आय है कि वस्तु की आय से मतलब उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाला आय। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि जो प्रति इकाई से बेचने पर जो हमें फायदा होता है, यानी कि जो हमें आय प्राप्ति होती है उसी को क्या कहेंगे, औसत आय कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार कुल आय को बिक्री की गई कुल इकाइयों से भाग दे देते हैं। कुल आय मतलब कुछ भी 100 टका का बेचे, टोटल जितना बेचे 10 को बेचे। ठीक है, तो कितना आ गया, तो कह सकते हैं कि औसत हम लोग कितना बेचे, औसत हम लोग को 10 रुपया आय प्राप्त हुआ। ठीक है, औसत आय कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो वही भाग देने पर जो औसत आय प्राप्त होता है। ठीक है, औसत आय सदा वस्तु की प्रति इकाई कीमत में व्यक्त किया जाता है। तो एवरेज रेवेन्यू यानी कि औसत आय बराबर क्या हो जाता है, टोटल रेवेन्यू यानी कि कुल आय बटा बिक्री की गई मात्रा। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सारा आपका क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने आपको करवा दिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और 200 क्वेश्चन वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे और भी आपका 2-3 वीडियो आएगा सब्जेक्टिव का, उससे आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार।